आक्रोश है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत में प्रदर्शन हो रहा है, हिंदू संगठनों का प्रदर्शन हो रहा है और हिंदुओं पर हमले का मुद्दा उठाया जा रहा है। मंदिरों में तोड़फोड़ का भी मुद्दा उठाया जा रहा है। भारत में कृष्णदास की गिरफ्तारी का मामला उठाया जा रहा है और सवाल पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश में हालात कब सुधरेंगे। इस बीच विक्रम मिस्त्री ने जो मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की है, मोहम्मद यूनुस से मुलाकात में उन्होंने इन तमाम मुद्दों को उठाया है। विक्रम मिस्त्री जो विदेश सचिव हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि तुरंत हिंदुओं पर अत्याचार रुकना चाहिए, अल्पसंख्यकों पर जो हमले हो रहे हैं उन्हें रुकना चाहिए। मंदिरों में तोड़फोड़ का भी मुद्दा रखा और साथ ही साथ जो कृष्णदास, चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी, इस्कॉन के जो पुजारी थे उनकी गिरफ्तारी हुई, जो उन्होंने हिंदुओं के पर हमले को लेकर जो आवाज़ उठाई, तो उस आवाज़ उठाने को लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई और भी संतों की गिरफ्तारी हुई है। तो विदेश सचिव के दौरे के बाद क्या बांग्लादेश सुधरेगा या फिर जंग की तैयारी में जुटा रहेगा? और अभी तो स्थिति ऐसी है कि बांग्लादेश की फौज जो है भारत के खिलाफ जंग की तैयारी में, वहां पर TB2 ड्रोन तैनात करना जो युद्ध लड़ने में भी सक्षम है, इस तरह का ड्रोन, पाकिस्तान से हथियार और RDX मंगवाना या फिर पाकिस्तानियों की फ्री एंट्री, पाकिस्तानी फौज की फ्री एंट्री, पाकिस्तानियों के वीजे को लेकर जो वहां पर बैन लगाया गया था सिक्योरिटी क्लियरेंस को लेकर, उस पर उसे खुली छूट दे दी गई है। सवाल यह कि बांग्लादेश सुधरेगा या फिर युद्ध करके मानेगा। दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनन द्विवेदी हैं, विदेश मामलों के जानकार, और मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। मेजर जनरल मोहम्मद अली शाह साहब, सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूंगा। बांग्लादेश में विदेश सचिव गए, मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात की, विदेश सलाहकार से भी मुलाकात की, हिंदुओं पर हो रहे हमले को उठाया, लेकिन इन सब के बीच जो बांग्लादेश के बॉर्डर पर हम देख रहे हैं गतिविधियां अचानक जो तेज हुई हैं, उन गतिविधियों का मतलब क्या है? क्या बांग्लादेश युद्ध चाहता है? देखिए, ईमानदारी की बात यह है कि इनकी हैसियत नहीं है कि हमारे साथ ये युद्ध करें, और अगर ये हमारे साथ युद्ध करेंगे, इनको पता है इसका हश्र क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा। ये बहुत ज्यादा मुकी खाएंगे ये। तो सबसे अच्छी बात ये है, सबसे दिलचस्प बात ये होगी कि ये बस सरासर मान जाए, ये सुधर जाए। ये वैसे सुधरने वाले नहीं है क्योंकि इनके ऊपर पाकिस्तान का प्रभाव पड़ चुका है। अब पाकिस्तान का प्रभाव पड़ जाए तो ये बहुत ही मुश्किल, इसमें बहुत ही मुश्किल घड़ी होगी इनके लिए। लेकिन देखिए, हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री साहब, ये भी गए 9 तारीख को, कल की बात है, और वहां पे काफी हमने समझाने की कोशिश करी है बांग्लादेश को हमारी तरफ से। लेकिन अगर ये नहीं सुधरेगा तो फिर कोई ऑल्टरनेटिव फिर बचेगा ही नहीं। दुनिया इनके खिलाफ बोलेगी, पूरी दुनिया। आज की तारीख तक बांग्लादेश तो हमारा दोस्त था, बांग्लादेश हमारा वो दोस्त था जो कभी हॉस्टाइल हुआ ही नहीं था हमारे से। और हम देख रहे हैं कि अब देखिए, और जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर प्याज के और आलू के जो बांग्लादेश था, वो जो अप्रोक्सीमेटली 7.24 लाख टन फिस्कल ईयर में 2023-24 से लेके 6.71 लाख टन प्रीवियस साल में, वो की इसकी वैल्यू हुई $145 मिलियन। अब हिंदुस्तान की वजह से इनकी इकोनॉमी टिकी हुई थी, हिंदुस्तान की वजह से इनका वजूद था। लेकिन ये आलू प्याज के बजाय, अब इनका ध्यान आलू प्याज के बजाय ये असलहा, बारूद और RDX मंगवा रहे हैं पाकिस्तान से। कहीं ना कहीं उन कट्टरपंथियों की जो सरकार है, मोहम्मद यूनुस तो कठपुतली हैं, कट्टरपंथियों की जो सरकार है, उन्हें आलू प्याज या खाने से मतलब नहीं है। अब उन्हें गोला बारूद, असलहा से मतलब है कि भारत के खिलाफ हम साजिश रचें, हमले करें। जी, अगर ये देखिए, भारत के ऊपर की सरहदें ऐसी मजबूत हैं कि कोई भी हमला कर दे अगर भारत पे, खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड ऐसा हो, तो उसको मुक्की खानी पड़ेगी। इसमें ये बात होता है, ये बात निश्चिंत है 100%। अगर वो कोई भी अपने नापाक नजरों से, नापाक मंसूबों से भारत की तरफ देखेगा, तो भैया बहुत ही ज्यादा गलत काम, मतलब इससे बड़ी भूल उसकी नहीं होगी, क्योंकि इसको मालूम नहीं है कि हमारी जो हम शांतिपूर्वक राष्ट्र हैं, मगर हम शांतिपूर्वक हैं बाय चॉइस। हम न्यूक्लियर शक्ति हैं, हम शांतिपूर्वक हैं
बाय चॉइस हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमको छेड़ा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, और ये बात पक्का है। और हमारी सेना जो है, हम लोग हमेशा पीस लविंग रहते हैं। हमारी सेना, जब मैं सेना बोलता हूँ, आर्मी नहीं, एफओसी नहीं, नेवी नहीं, हमारी पैरामिलिट्री, हमारी फोर्सेस जो हैं वो अव्वल दर्जे की हैं। बिल्कुल, उनकी और ट्रेनिंग केंद्रीय गृह मंत्री अव्वल। अमित शाह ने कहा भी था कि बॉर्डर की हमें चिंता नहीं है, सेना है वहां पर, निपट लेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बॉर्डर की चिंता नहीं है बिल्कुल हमको। हमको देखिए, बांग्लादेश के अंदर जैसे कि इनकी हालात आ रहे हैं, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जो वायरल हो रहे हैं, जिस तरीके से वहां माइनॉरिटीज के साथ सलूक हो रहा है, मतलब इंसानियत के, मतलब बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब, बहुत जी खराब होता है देख के। हम देखते हैं जैसे कि पिछले महीने जो कि अभी बताया कि दास साहब का जो जो कि इस्कॉन मंदिर के जो उनके प्रीस्ट थे, उनके जो धर्मगुरु थे, उनका अरेस्ट हुआ था सेडिशन के चार्जेस पे। और सुनने में आया कि कोई वकील नहीं दिया इनको, कोई बेल ऑर्डर्स नहीं हुए इनके लिए, कोई मतलब कानूनी तौर से अगर देखा जाए, जी। ऐसा कुछ कानूनी तौर पे नहीं था। हम्म। शेख हसीना की गवर्नमेंट अवामी लीग जाने के बाद जिस तरीके से हालात बदले हैं बांग्लादेश के अंदर, जो बिगड़े हैं, भाई ये अपनी कबर खोद रहे हैं। जिस तरीके से वीडियोस देखता हूं मैं, बहुत ही दिल खराब होता है। बहुत तो इंसानियत के यही वजह है वाकई कि में। गुस्सा है, भारत में गुस्सा है, आक्रोश है, और भारत में अब सब्र नहीं है। हम सब्र नहीं रख पा रहे हैं। अब हम में वो धैर्य नहीं है कि भाई अब और हो, बहुत बहुत हो गया। मनन द्विवेदी जी, यही सवाल, कूटनीतिक भाषा अगर नहीं समझ पा रहा है बांग्लादेश, वैसे भी हमारे यहाँ हम आप क्या कहते हैं, लातों के भूत बातों से ना माने तो फिर क्या करना चाहिए? अब यहां कूटनीतिक भाषा बिल्कुल। नहीं समझ पा रहा है बांग्लादेश, तो फिर रणनीतिक भाषा हम समझाएं। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है, और जो जनरल साहब कह रहे हैं वो बात भी सही है। एक तरीके का जो जेनोसाइड और प्रताड़ना हिंदुओं को झेलनी पड़ रही है बांग्लादेश में, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और अब आप ये देखिए कि अगर इस्लाम के अगेंस्ट कहीं कुछ घटनाक्रम होता है तो पूरा मिडिल ईस्ट और पूरा यूरोप उस चीज को लेकर आवाज उठाता है। तो इसमें क्या गलत बात है कि जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और फ्रीडम ऑफ डिसेंट को उनके कर्व किया जा रहा है, तो ऐसे मौके पर विक्रम मिस्त्री ने अपनी खरी खरी जरूर सुनाई होगी। पर सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और बांग्लादेश अपना जो कॉम्प्रिहेंसिव रिलेशनशिप है, जो दोस्ताना रिलेशनशिप भारत और बांग्लादेश के बीच रही है, उसको और भी सशक्त बनाना चाहते हैं। क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से नया आता है कि हिंदुओं के ऊपर जो जेनोसाइड हो रहा है बांग्लादेश में, इसके अलावा हमारी भारत सरकार ये भी बात कर रही है, विक्रम मिश्री जी ये भी बात कर रहे हैं कि साइबर टेक्नोलॉजी, बॉर्डर मैनेजमेंट और रिवर डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे सब रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे सब इश्यूज पे भी बातचीत हो रही है। पर मुझे लगता है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर ये खतरा है। जैसे कि म्यांमार के जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज हैं, वो बांग्लादेश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। मुझे लगता है कि युद्ध तो खैर बहुत आगे की चीज है, परंतु भारत को अगर ये डिप्लोमेटिक भाषा भी, कूटनीतिक भाषा भी बांग्लादेश के लोग नहीं समझ रहे, मतलब मोहम्मद यूनुस और उनकी अंतरिम सरकार नहीं समझ रही है, तो हमें अपना पानी, अपना टेक्सटाइल ट्रेड और इकोनॉमिक सैंक्शंस हमें भारत सरकार को और अमेरिका को भी लगाने चाहिए बांग्लादेश के ऊपर, ताकि उनकी अगर इकोनॉमी कमजोर होगी, जो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, 80% जो एक्सपोर्ट्स है उनका बांग्लादेश का, वो भारत के साथ है। तो भारत अगर अपने बॉर्डर और ब्लॉकेट कर देगा, डीकपलिंग जिसकी हम बात चाइना के साथ लेकिन करते बहुत हैं, एक्सपर्ट ये वो कहते हैं कि भाई अगर बांग्लादेश से हो जाएगी चीन तो विकल्प बन जाएगा। बांग्लादेश मनन मनन हो द्विवेदी जाएगी। जी, बहुत एक्सपर्ट्स ये कहते हैं ये कि इकोनॉमिक अगर हम ब्लॉकेज करते हैं तो चीन कहीं ना कहीं विकल्प आ जाएगा, चीन आगे आ जाएगा। हालांकि जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन है उसमें चीन कैसे डिलीवर करेगा, क्योंकि यहाँ तो हम भारत, बांग्लादेश के चारों तरफ भारत है और एक तरफ समुद्र है, तो फिर चीन कैसे सप्लाई करेगा एयर से।
लेकिन चीन उसका विकल्प बनने के लिए आगे आ सकता है। बिल्कुल, चीन विकल्प बनने के लिए आगे आ ही नहीं सकता है। चीन विकल्प बना हुआ है, चीन पूरी तरीके से विकल्प बना हुआ है। और हम देखेंगे कि हम्बनटोटा और कोको आइलैंड्स में, हम्बनटोटा तो श्रीलंका में चाइनीज बेस है और कोको आइलैंड्स में भी चाइनीज बेस है। तो ये सारे के सारे बेसिस बन रहे हैं। तो एक तरीके से ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी है चाइना की, जिसके तहत वो भारत का सामरिक और रणनीतिक कंटेनमेंट करना चाहता है। तो हमें इन सारी बातों के ऊपर सोचना पड़ेगा। पर मुझे नहीं लगता कि इकोनॉमिक सैंक्शन अगर अमेरिका भी कर देता है और अगर वेस्ट भी कर देता है भारत के साथ साथ, तो मुझे नहीं लगता कि चाइना की इतनी हिम्मत होगी कि वो ओपनली अपना कोई षड्यंत्र खेल सके बांग्लादेश। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँ। लेकिन एक बड़ा सवाल जनरल साहब, मेजर जनरल साहब, सवाल ये है कि एक तो हमारे जो फोर्सेस हैं वो सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं लगातार पाकिस्तान की तरफ। पीओके में बेस बनाया गया, हमने एयर स्ट्राइक भी की थी, दो बार स्ट्राइक करके उन बेस को निशाना बनाया, तबाह किया। लेकिन ये खतरा यहाँ पर ये है कि बांग्लादेश की बॉर्डर पर जो कई 4,000 किलोमीटर से ज़्यादा का लंबा बॉर्डर है, और उसमें ख़ास तौर पर जो चिकन नेक का जो एरिया है, उस तरफ अगर बेस बनाना शुरू कर दे पाकिस्तान, बांग्लादेश में अपने आतंकवादियों को वहाँ पर ठिकाना बनाना शुरू कर दे, जो खबरें आती भी हैं कि वहाँ पर ट्रेंड आतंकी भेजे जा रहे हैं, तो ये एक नए मोर्चे पर लड़ाई सुरक्षा बलों के लिए हो जाएगी और बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। देश के साथ जो रिश्ते थे हमारे वो बहुत ही अच्छे थे। जैसे आपको बताया कि मैंने आपको ये आखिरी बताया प्याज के और आलू के बाद बताई, जो गोलीबारी में ये लोग करने वाले कन्वर्ट सोच रहे हैं। अब देखिए, जो ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली जो हमारे बांग्लादेश के से जो मैं एक शब्द में ये बताऊंगा कि जो हमारे जो इंपोर्ट थे, एक्सपोर्ट थे बांग्लादेश के साथ, वो राइज अप हुए $3.2 बिलियन 2010 से 2011 में, और फिर उसके बाद पीक हुए $16.2 बिलियन 2021-2022 में। लेकिन जो हमारे जो ट्रेड के रिश्ते थे वो तो सफर हुए हैं। अब इसके बताता हूं मैं क्यों। क्योंकि बांग्लादेश रिलाय कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर, चीनी के ऊपर, कि अब हम चीनी भी वहां से मंगा लें। अब चीन और तुर्की के और पाकिस्तान, चीन और तुर्की, ये तीन ऐसे मुल्क हैं जो बांग्लादेश सोच रहा है कि भाई हम यहां से अपना ऑल्टरनेट करें। क्योंकि अब ये पाकिस्तान के ऊर रिलायबिलिटी कर रहा है, तो सब जानते हैं पाकिस्तान के अंदर क्या बनता है, किसके लिए मशहूर है, क्या माहिर है। वहां पे सुसाइड बॉम्बर बनते हैं, वहां पे आतंकवादी बनते हैं, वहां पे फैक्ट्री है आतंकवाद की, जो कि पाकिस्तान जो कि आईटी में माहिर है। आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इंटरनेशनल टेररिज्म। अब बांग्लादेश जब पाकिस्तान के ऊपर निर्भर रहेगा, केवल शक्कर के लिए नहीं लेकिन आईटी के लिए भी, इंटरनेशनल टेररिज्म के लिए, तो जाहिर सी बात है तो वहां से एक्सपोर्ट भी करेगा चीनी, शक्कर, आलू, प्याज के अलावा उग्रवादी, आतंकवादी भी। अब जब उग्रवादी, आतंकवादी, जो जिहादी जो पाकिस्तान से बांग्लादेश आ जाएंगे, जी, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान था ये पहले, अब ये देखिए इतना अच्छी दोस्ती थी हमारी, ऐसी बिगाड़ी पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस के अंदर, चीन का भी इन्फ्लुएंस है इसके अंदर। अब ये म्यांमार और हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट करता था बिल्कुल। जो जितनी भी प्याज, आलू की बातें करी मैंने, शक्कर की बात करी, म्यांमार और हिंदुस्तान मेजर फैक्टर थे इनके एक्सपोर्ट के। अब जब पाकिस्तान के ऊपर आप निर्भर हो जाओगे तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान से आप उम्मीद क्या लगा सकते हो। पाकिस्तान जो है अपने पड़ोसी को धसता है। हिलरी क्लिंटन ने खड़े होकर पाकिस्तान के पार्लियामेंट में बोला है, अगर आप सांप पालते हैं ये सोच के कि सांप आपको नहीं धसेगा, आपके पड़ोसी को धसेगा, आप गलत समझ रहे हैं। तो जब बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ देखेगा तो पाकिस्तान अपना उल्लू सीधा करेगा, बांग्लादेश को का इस्तेमाल करेगा, और बांग्लादेश इस्तेमाल हो भी जाएगा। बांग्लादेश ये नहीं सोचेगा कि उनका फायदा क्या होगा। इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये भारत के लिए एक होता है डायरेक्ट जो लड़ाई होती है, जंग होती है, जिस जंग में सेना आमने सामने होती है। लेकिन एक जंग जो है हम लगातार 1947 से ही लड़ रहे हैं, हमारे फोर्सेस लड़ रहे हैं बॉर्डर पर, सीमा पार आतंकवाद। तो वो स्थिति बांग्लादेश की तरफ से भी अब बनती जा रही है, बन सकती है। देखिए बांग्लादेश में लगता नहीं कि जी, मैं जनरल साहब से सवाल यही है। जी, बांग्लादेश जो है वो, मुझे लगता नहीं कि वो हिम्मत या जुर्रत या हिमाकत करेगा हमारे से सरहद पे कहीं पे भी पंगा लेने की।
अगर उनको मुंहतोड़ जवाब देना है तो हम देंगे अपने तरीके से, अपनी चुनी जगह पे, अपने चुने तरीके से, अपने तौर पे। बांग्लादेश की चाहे उग्रवाद का इस्तेमाल कर ले पाकिस्तान से, चाहे कुछ भी कर ले, वो दमखम नहीं दिखा पाएगा बिल्कुल भी, और ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होगा। जैसे पाकिस्तान ने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एक स्ट्रैटेजी अपनाई, अपनी अपने आप की कबर खुद खोदी पाकिस्तान ने। पाकिस्तान को आज की तारीख में जरूरत नहीं है बाहर के दुश्मन की, वो अपने टुकड़े उनके खुद होंगे पाकिस्तान के। एक पीओके अलग होगा, सिंध प्रोविंस उनका अलग होएगा, बलूचिस्तान उनका अलग होएगा, पाकिस्तान उनका अलग होएगा, पंजाब उनका अलग होएगा। वैसे ये बिगाड़ने में लगे हुए हैं बांग्लादेश को। इनसे हजम नहीं हुआ पाकिस्तान से कि बांग्लादेश के अच्छे रिश्ते हैं हिंदुस्तान से। बिल्कुल जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा बिल्कुल। था और कि ये आप अगर पाकिस्तान में तो स्थिति है ही, खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, या फिर पीओके में है, बगावत की आग तो वहां पर लगातार भड़की हुई है, जिसे शहबाज सरकार लाख कोशिश के बाद बुझा नहीं पा रहे हैं। बांग्लादेश में वो आग भड़काना चाह रहे हैं। अगर बांग्लादेश भारत बना सकता है तो फिर भारत उस बांग्लादेश का नक्शा भी बदल सकता है, ये तय है। भारतीय सेना में इतनी दमखम है, इतनी ताकत है, और यकीन मानिए कि बांग्लादेश अपनी सर्वनाश की राह पर निकल पड़ा है। भारत के खिलाफ जितना वो उकसाने वाला कदम उठा रहा है, फैसला ले रहा है, वो उसके सर्वनाश के लिए और ज़्यादा बेहतर और माहौल बना रहा है, मजबूत माहौल बना रहा है, जिससे बांग्लादेश का सर्वनाश हो जाए। लेकिन सवाल उन हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर है, और अत्याचार की जो तस्वीरें आ रही हैं उन तस्वीरों को लेकर उबाल है। भारत में प्रदर्शन लगातार हो रहा है, बांग्लादेश में हिंसा के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहा है। हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर आवाज उठाई है, हल्ला बोल किया है। बांग्लादेश के खिलाफ देश भर में शहर शहर जोरदार प्रदर्शन हो रहा है, और यह प्रदर्शन इसलिए ताकि आवाज जो है उन हिंदुओं तक भी पहुंचे और उन हिंदुओं को ताकत मिले, उन हिंदुओं का मनोबल बढ़े कि आपके साथ पूरा भारत खड़ा है, पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। और जरा 8 तस्वीरों के जरिए देखिए, दिल्ली, लखनऊ, फिरोजाबाद, जयपुर, अलीगढ़, अहमदाबाद, भोपाल, कोलकाता, अलग अलग प्रदेश, अलग अलग शहर, और रैलियां निकाली जा रही हैं, मार्च निकाले जा रहे हैं, और नारेबाजी, पोस्टर, ये सब कुछ। और ये देश में उबाल, आक्रोश, और साथ ही साथ बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के साथ खड़े हैं, ये मैसेज देने की कोशिश। विराट प्रदर्शन अलग अलग शहरों पर, जो तमाम साधु संत हैं, अलग अलग धर्मगुरु हैं, या अलग अलग संगठन हैं, उन संगठनों में। और सबसे खास बात आप गौर कीजिए कि लखनऊ की भी तस्वीर जरा देखिए। लखनऊ में हमारे जो यहाँ मुस्लिम हैं, उन मुसलमानों ने भी मोहम्मद यूनुस की सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। तो यहां सवाल मुसलमान या हिंदू का नहीं है, सिर्फ पूरा भारत एकजुट होकर, एक साथ खड़ा होकर, चंद विपक्ष के नेता को छोड़ दें और बॉलीवुड के तमाम जो सेलिब्रिटीज हैं उन्हें छोड़ दें, जिन्हें गजा दिखता है, रफा दिखता है, उन्हें अगर छोड़ दे तो जो कुछ बुद्धिजीवी तथाकथित और कलमकार तथाकथित खुद को मानते हैं, या अर्बन नक्सली हम जो पीएम मोदी भी कहते हैं, वैसे लोगों को छोड़ दें तो सभी लोग इस हिंसा के खिलाफ सड़क पर उतरे हुए हैं। मनन द्विवेदी जी, ये आवाज़ जो है भारत से जा रही है, ये आवाज़ बहुत मजबूत है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि भारत तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, और बांग्लादेश लाख कोशिश कर ले, भारत के खिलाफ वो कुछ नहीं कर पाएगा। हम अभी कूटनीतिक भाषा की बात कर रहे हैं, हम तो असली भाषा पर आए नहीं हैं। लेकिन सवाल ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी कहाँ है, वो महापंचायत कहाँ है, वो मानवाधिकार वाली बात करने वाले कहाँ हैं, जिनको गजा में मानवाधिकार नजर आता है, उन्हें यहां मानवाधिकार नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि बांग्लादेश के ऊपर ये बात बिल्कुल सार्थक सिद्ध होती है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जिस प्रकार से जेलेंस्की और यूक्रेन कूद पड़े रशिया के साथ युद्ध में, वैसे ही बांग्लादेश भी किसी तरीके के कन्फ्रंटेशन में भारत के साथ कूदने के लिए पूरी तरीके से उद्यत प्रतीत होता है। आपकी आवाज जी अनम्यूट कर लीजिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा जी जी
कि हम यहाँ देखें तो हम पाएंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में भी एक तो डोमेस्टिक इंस्टेबिलिटी है बांग्लादेश में, और अराकान आर्मी और म्यांमार और चाइना का इंटरवेंशन भी रोहिंग्या रिबेल्स में बहुत कुछ है। और वहां के कॉक्स बाजार के ऊपर बिल्कुल क्रिमिनलाइज्ड एरिया है, और वहां लाखों की संख्या में रोहिंग्या रिबेल्स रहते हैं म्यांमार में, ये बांग्लादेश में। तो इतनी सारी जब परेशानियों से, रिफ्यूजी की परेशानियों से, इमिग्रेशन की परेशानियों से जब बुरी तरीके से बांग्लादेश जूझ ही रहा है, तो उसको भारत जैसे सबल और सजग राष्ट्र के साथ इतना कन्फ्रंटेशन करने की हिमाकत उसे नहीं करनी चाहिए। पर मुझे यार ये नहीं लगता कि इंटरनेशनल इतना अच्छा हो पा रहा है। 1971 में जब जेनोसाइड हुआ तो इंदिरा गांधी पूरे विश्व में घूम के आई और उन्होंने एक तरीके से एक बेस बनाया, एक फंडामेंटल एलिमेंट बनाया, जिसके चलते, उस बेस के चलते भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराया। और बड़े आश्चर्य की बात है कि हम तो बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर्स हैं, पर हमें इंटरनल पॉलिटिक्स के चलते वो कैसे हमें भूल सकती है। मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूंगा। ठीक है, लेकिन मोहम्मद अली शाह साहब, यही सवाल आपसे भी, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी चुप क्यों है? अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी, देखिए, एक तो ये कि हिंदू जो हैं उनकी माइनॉरिटी दुनिया में, वो मजहब नेपाल में ज्यादा है, हिंदुस्तान में है, बांग्लादेश में तो माइनॉरिटी थे, तो उनको लग रहा होगा या तो कि हमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पड़ता है। सबको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि लखनऊ में भी प्रदर्शन हो गए हैं, जो मुसलमान संगठन हैं वो भी आवाज उठा रहे हैं मोहम्मद यूनुस की सरकार के खिलाफ कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में जो सलूक हो रहा है वो बिल्कुल दिल दुखाता है। बिल्कुल, चाहे मैं तो कह रहा हूँ, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे गाजा पट्टी हो, चाहे कहीं पे भी हो, इंसानियत का खात्मा जहां पर होता है, कहीं मजहब कोई सा भी हो, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं, हम वतन हैं। तो ये बात हर एक को, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को इसके ऊपर आवाज उठानी पड़ेगी। इसके अलावा जो इकोनॉमी है, जो कॉमर्स है, जो ट्रेड है, जैसे कि मिस्र हो गई, स्पेन हो गई, जर्मनी हो गई, बाकी इनको भी अपना लालच यहाँ पे दिख रहा होगा कहीं ना कहीं कि भाई अच्छा हमें इस पे, जैसे आलू प्याज की मैंने बात करी, शक्कर की बात करी, तो यहाँ पर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनको दिख रही होगी कि भाई वो अपना ट्रेड यहाँ से निकाल दें। जो बांग्लादेश का ट्रेड एंड टैरिफ है, वहां के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया कि एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा जाए। जैसे कि मैं आपको कुछ बताता हूँ, जैसे कि मैं आज पढ़ा था सुबह को कि जर्मनी से $250 to 500 पर टन एक्सपोर्ट का इवैल्यूएशन है। स्पेन से $300 to 400 टन, चीन से $550 to 700 पर टन, इजिप्ट से, मिस्र से 750 to 800 पर टन, और जो प्याज की बात है वो चीन से है $430 to 650 पर टन, पाकिस्तान से $500 to 650 पर टन, तुर्की से है $600 to 700 पर टन। तो जब वो पर टन दिखेंगे, इतनी इकोनॉमी दिखेंगे, तो उनको अपनी लालच भी वहां पर आएगी। तो ये दो खास वजह मैं देख रहा हूं इस टाइम पे, जो क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी। ठीक है, लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि जो अभी आप दोनों मेहमानों ने कहा कि एक इकोनॉमिक ब्लॉकेज अगर हम करें तो बांग्लादेश तब जाकर सुधरेगा। भाषा, बात की भाषा वो समझ नहीं पा रहा है। विदेश सचिव गए और उसके बावजूद भी अगर नहीं सुधर रहा है, तो अब वो वक्त आ गया है कि हम दाने दाने को मोहताज कर दें। फिलहाल वो विकल्प ढूंढते रहें, लेकिन इतना जल्दी और इस मात्रा में, इतनी मात्रा में जो भारत की तरफ से सप्लाई जाता है, और सप्लाई का रूट है यहाँ पर बाय रोड, या फिर यहाँ लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम नहीं है, बाकी देशों से मंगवाने में लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है। तो वो विकल्प ढूंढते ढूंढते मुझे लगता है भूखे मरने की नौबत आ जाएगी और इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से लड़खड़ा जाएगी, तबाह हो जाएगी। बांग्लादेश को तब जाकर समझ में आएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप दोनों मेहमानों का, आनंद द्विवेदी जी और मोहम्मद अली शाह जनरल साहब, आप दोनों मेहमानों का। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।